अच्छा, चलिए शुरू करते हैं एक शायद थोड़े चौंकाने वाले सवाल से। क्या हो अगर खुशी पाने के बारे में हमारी जो सोच है, ज्यादातर सोच, वही गलत हो? और क्या हो अगर वही सोच, वही तरीके हमें असल में दुखी कर रहे हो? ये तो काफी गहरा सवाल है शुरू करने के लिए। हाँ, क्योंकि आज हम रस हैरिस की किताब है द हैप्पीनेस ट्रैप, उसके कुछ बहुत ही अहम और हाँ थोड़े चैलेंजिंग विचारों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। ये किताब असल में खुशी और लाइफ सेटिस्फैक्शन के बारे में हमारी जो आम धारणाएं हैं उन पर सवाल खड़े करती है। सही कहा। और हमारा मकसद भी यही है कि इस किताब के जरिए एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, या जिसे संक्षेप में एक्ट कहते हैं, जैसे अंग्रेजी का शब्द एक्ट। हाँ बिल्कुल, तो एक्ट के पीछे जो सिद्धांत हैं उनको थोड़ा बारीकी से समझें। कैसे ये जो हमारी कोशिश है ना लगातार खुश रहने की, वो कई बार एक जाल बन जाती है। द हैप्पीनेस ट्रैप। एग्जैक्टली। और इससे बाहर कैसे निकले, तो खोलें इस पिटारे को। हाँ जरूर। तो किताब की शुरुआत ही होती है कुछ आम धारणाओं को तोड़ने से। जैसे एक बहुत कॉमन बात है कि भाई खुश रहना इंसान के लिए एकदम नेचुरल है, स्वाभाविक अवस्था है। हाँ, ये मानते हैं सब लोग। पर आंकड़े देखें तो कहानी कुछ और ही है। हर 5 में से 1 व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन का सामना करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और करीब 30% वयस्क आबादी किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझेगी। तो क्या खुशी वाकई उतनी आम है जितना हम सोचते हैं? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और इसी से जुड़ा एक और मिथक है ना, कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप में ही कोई कमी है। हाँ, कि आप डिफेक्टिव हैं। बिल्कुल। एक्ट का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। एक्ट कहता है कि देखो, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग जिस तरह से सोचता है वही हमें कई बार मनोवैज्ञानिक पीड़ा की तरफ ले जाता है। और ये कोई आज की बात नहीं, ये हजारों सालों के विकास का नतीजा है। ओके, मतलब दिक्कत हमारे सॉफ्टवेयर में है, हार्डवेयर में नहीं। ये तो इंटरेस्टिंग है कि दिमाग का विकास हमें जिंदा रखने के लिए हुआ, खुश रखने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। तो ये हमारा जो आदि मानव वाला दिमाग था, वो एक तरह का खतरा पहचानो और बचो डिवाइस था। बिल्कुल। आप सोचिए ना, हजारों साल पहले जो इंसान हर आहट पर चौंकता था, हर अजीब सी चीज को खतरा मानता था, उसके बचने के चांस ज्यादा थे। बिल्कुल। उसका दिमाग लगातार स्कैन करता रहता था, क्या ये सेफ है, कहीं ये बुरा तो नहीं। और वही दिमाग, वही ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी हमारे पास है। बस खतरे बदल गए हैं। हाँ, अब शेर या भालू का डर नहीं है, पर नौकरी जाने का डर है, रिजेक्शन का डर है, बिल नहीं चुका पाने का डर, लोगों के सामने बेइज्जत होने का डर। लिस्ट लंबी है। और शायद इसीलिए दिमाग हर वक्त तुलना भी करता रहता है दूसरों से। हाँ, और पहले ये तुलना शायद अपने कबीले के कुछ मुट्ठी भर लोगों से होती होगी, पर आज तो पूरी दुनिया से। हाँ, मीडिया, सोशल मीडिया, हम लगातार ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट, अमीर, सक्सेसफुल या अट्रैक्टिव लगते हैं। नतीजा क्या होता है? हम अक्सर खुद को कम समझने लगते हैं, अपर्याप्त महसूस करते हैं। अब ऐसे माहौल में लगातार खुश रहना, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। तो फिर ये जो खुशी का जाल है, द हैप्पीनेस ट्रैप, ये है क्या असल में? किताब इसे कैसे समझाती है? देखिए, ये जाल बनता है हमारे उन तरीकों से जिनसे हम अपने मुश्किल, अपने नेगेटिव विचारों और भावनाओं से बचने की या उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हमारी एक आम सोच है कि भाई खुशी पानी है तो पहले दुख, चिंता, डर जैसी बुरी फीलिंग से छुटकारा पाना होगा, है ना? हाँ, लॉजिकल लगता है। लगता तो है। इसी कोशिश को किताब कहती है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस मतलब अपने अंदरूनी अनुभवों से, जैसे विचार, भावनाएं, शारीरिक संवेदनाएं, उनसे दूर भागने की प्रवृत्ति, भले ही लंबे समय में ये भागना हमारे लिए नुकसानदेह क्यों ना हो। और मजे की बात यह है कि जिन तरीकों से हम बचने की कोशिश करते हैं, हाँ, वही तरीके अक्सर हमारी मुश्किलों को और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। ये किताब में एक दलदल, क्विक सैंड वाला उदाहरण है ना। हाँ। अगर आप दलदल में गिर जाएं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हाथ पैर मारना, बाहर निकलने की कोशिश करना। जाहिर है। लेकिन दलदल में आप जितना ज्यादा छटपटाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे धंसते हैं। मुश्किल भावनाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ। जितना हम उनसे लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती जाती हैं, हमारी जिंदगी पर हावी होने लगती हैं। अरे बाप रे, तो जो हमारी कंट्रोल स्ट्रैटेजी है वही हमें फंसा लेती है। किताब में शायद कुछ उदाहरण भी थे इसके। हाँ, है ना। जैसे एक जोसेफ का उदाहरण है, उसे रिजेक्शन का बहुत ज्यादा डर था। अब इस डर से बचने के लिए उसने क्या किया? वो लोगों से मिलना जुलना, पार्टियों में जाना
ये सब अवॉइड करने लगा। अच्छा। नतीजा क्या हुआ? वो और ज्यादा अकेला महसूस करने लगा और उसका जो रिजेक्शन का डर था वो और पक्का हो गया। मतलब जिस चीज से बच रहा था वही बढ़ गई। एग्जैक्टली। या फिर मिशेल की कहानी, उसे लगता था कि वो किसी लायक नहीं है। इस फीलिंग से बचने के लिए वो क्या करती थी? हर किसी को खुश करने में लगी रहती थी, अपनी जरूरतें हमेशा पीछे। लेकिन ऐसा करके उसने अनजाने में अपने नालायक होने के एहसास को ही और मजबूत किया। ये एक दुष्चक्र बन जाता है, विशियस साइकिल। हमारा समाधान ही हमारी प्रॉब्लम बन जाता है। ये तो सचमुच एक जाल जैसा ही लग रहा है। तो अगर भावनाओं से लड़ना काम नहीं करता तो विचारों का क्या करें? हमारे दिमाग में तो हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। किताब क्या कहती है इस बारे में? किताब कहती है कि हमारे विचार जो है ना, असल में वो सिर्फ शब्द हैं या तस्वीरें हैं या आवाजें हैं, हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां। बस कहानियां? हाँ, लेकिन हम अक्सर उनसे ऐसे चिपक जाते हैं मानो वो कोई अटल सच्चाई हो या कोई ऑर्डर हो जिसका पालन करना ही करना है। एक्ट इसी चिपकने को कहता है कॉग्निटिव फ्यूजन। विचारों के साथ पूरी तरह घुल मिल जाना, उन्हें ही वास्तविकता समझ लेना। मतलब हम अपने विचारों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, जैसे वो पत्थर की लकीरों। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर एक्ट हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है, जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है विचारों को सिर्फ शब्दों या कहानियों के रूप में देखना सीखना, उन पर यकीन किए बिना, उनसे लड़े बिना या उन्हें बदलने की कोशिश किए बिना। हाँ, यहाँ लक्ष्य विचारों को खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो तो लगभग नामुमकिन है। सही बात है, वो तो आते रहते हैं। लक्ष्य है उनकी ताकत कम करना, ताकि वो हमें कंट्रोल ना करें। हम विचारों से अनहुक होना सीखते हैं, जैसे मछली कांटे से छूटती है। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी सा लग रहा है, क्योंकि आमतौर पे तो सलाह ही होती है कि भाई नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करो। हाँ बिल्कुल, यही कहा जाता है। किताब का लेखक अपना खुद का उदाहरण देता है। हाँ, रॉस हैरिस बताते हैं कि जब भी उनसे कोई गलती होती थी, उनके मन में तुरंत एक विचार कौंधता था, मैं एकदम नाकाबिल हूँ, आई एम इनकॉम्पिटेंट। पहले ये विचार उन्हें बहुत परेशान करता था, वो खुद पर शक करने लगते थे। लेकिन डिफ्यूजन सीखने के बाद विचार तो अब भी आता है, ऐसा नहीं कि आना बंद हो गया। अच्छा। पर अब वो उन्हें परेशान नहीं करता, वो उसे बस एक पुरानी घिसी पिटी कहानी की तरह देख पाते हैं। एक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये विचार मददगार है या नहीं, बजाय इसके कि ये सच है या नहीं। एग्जैक्टली। मैं नाकाबिल हूँ सोचना किसी भी हालत में मददगार तो नहीं है, भले ही आपसे कोई गलती हुई हो, है ना? बिल्कुल नहीं। तो ये विचारों से दूरी बनाने के, डिफ्यूज करने के कुछ तरीके भी बताए गए हैं किताब में? हाँ, कुछ बहुत ही सरल और सच कहूँ तो मजेदार तकनीकें हैं। मजेदार? जैसे अपने दिमाग की जो पसंदीदा नेगेटिव कहानियां है ना, उनको कोई नाम दे देना। हाँ, मान लीजिए आपके मन में बार बार आता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता। जब ये विचार आए तो आप बस मन में कह सकते हैं, अच्छा ये फिर से मेरी कभी सफल ना होने वाली कहानी शुरू हो गई। हाँ, अच्छा, इससे थोड़ी दूरी बनती है। बिल्कुल। एक और तरीका है, थोड़ा अजीब लग सकता है पर बड़ा कारगर है। अपने नेगेटिव विचार को किसी मजेदार धुन में गाइए। क्या गाइए? हाँ, जैसे हैप्पी बर्थडे की धुन पर गाइए, मैं नालायक हूँ। ये तो कमाल है। ऐसा करने से उस विचार की जो गंभीरता है ना, वो एकदम हवा हो जाती है और समझ आता है कि अरे ये तो बस शब्द हैं। ये तो सच में करके देखना पड़ेगा। और कुछ? या फिर अपने विचार के आगे बस ये फ्रेज जोड़ दें, मैं ये सोच रहा हूँ कि, जैसे मैं नालायक हूँ के बजाय सोचें मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नालायक हूँ। ये छोटा सा बदलाव भी विचार और आपके बीच थोड़ी जगह बना देता है। हाँ, ये सटल है पर असरदार लग रहा है। और एक और तरीका है, बस अपने मन को उसके सुझाव के लिए धन्यवाद दे दो। शुक्रिया मन, ये दिलचस्प विचार बताने के लिए। ये सारे तरीके हमें यही दिखाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो विचारों को देख सकते हैं। ठीक है, तो विचारों से थोड़ा फासला बनाना सीखा, डिफ्यूजन। लेकिन उन मुश्किल भावनाओं का क्या करें जो हमें महसूस होती हैं? चिंता, उदासी, गुस्सा, इनसे कैसे निपटें अगर लड़ना नहीं है तो? किताब इसे स्ट्रगल स्विच कहती है। हाँ, किताब कहती है कि हमारे अंदर एक संघर्ष का स्विच, स्ट्रगल स्विच लगा होता है। जब ये स्विच ऑन होता है तो हम अपनी जो मूल मुश्किल भावना है, जिसे एक्ट क्लीन डिस्कम्फर्ट कहता है, उससे लड़ने लगते हैं। क्लीन डिस्कम्फर्ट? हाँ,
मतलब जो असल में महसूस हो रहा है। जैसे हमें चिंता महसूस हुई, ये क्लीन डिस्कम्फर्ट है, लेकिन फिर हम उस चिंता के बारे में और चिंता करने लगते हैं। अरे मुझे चिंता क्यों हो रही है, मुझे नहीं करनी चाहिए, या उस पर गुस्सा होने लगते हैं, ये चिंता जाती क्यों नहीं। अच्छा, ये जो ऊपर से जोड़ी गई भावनाएं हैं ना, ये है डर्टी डिस्कम्फर्ट, और ये हमारी तकलीफ को कई गुना बढ़ा देती हैं। समझ गया। तो उपाय है इस स्ट्रगल स्विच को ऑफ करना। बिल्कुल। और एक्ट इसके लिए जो तरीका सुझाता है उसे कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, फैलना। हाँ, एक तरह से एक्सपेंशन का मतलब है अपनी मुश्किल भावनाओं के लिए अपने अंदर जगह बनाना, उन्हें स्वीकार करना ठीक वैसे ही जैसे वे हैं, भले ही वो हमें पसंद ना हो। ये उस अंदरूनी लड़ाई को बंद करने जैसा है। क्या इसका कोई उदाहरण है किताब में, किसी की कहानी? डोना की कहानी याद आती है। उसके पति और बच्चे की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, वो अपने भयानक दुख और दर्द को भुलाने के लिए शराब का सहारा ले रही थी। ये एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस था। लेकिन इससे उसका दुख कम नहीं हो रहा था, बल्कि बढ़ रहा था। उसकी जिंदगी बिखर रही थी। जब उसने एक्ट सीखा और अपनी भावनाओं को, दुख, गुस्सा, डर, गिल्ट, इन सब को स्वीकार करना शुरू किया, उन्हें महसूस करने के लिए अपने अंदर जगह बनाई, एक्सपैंड किया, तभी वो उस असहनीय पीड़ा से धीरे धीरे उभर पाई और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर ला सके। ये बहुत पावरफुल कहानी है। किताब में एक नाव और राक्षसों वाला रूपक भी है, शायद मेटाफर। हाँ, डेमन्स ऑन द गोट, बहुत अच्छा मेटाफर है वो। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव चला रहे हैं और अपनी जिंदगी को एक खास दिशा में ले जाना चाहते हैं। ठीक है। ये दिशा आपके मूल्य या वैल्यूज है, जिन पर हम बाद में बात करेंगे। ओके। नाव के डेक के नीचे कुछ राक्षस बंद है। ये आपकी मुश्किल विचार, भावनाएं, यादें, शारीरिक संवेदनाएं हैं। जब आप नाव को अपनी मनचाही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ये राक्षस डेक पर आ जाते हैं और आपको डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं वापस चलो, तुम नहीं कर सकते, डूब जाओगे। हाँ, ऐसा ही होता है। एक्ट कहता है कि ये राक्षस आपको कितना भी डराएं, धमकाएं, वो आपको शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा। हाँ, जब तक कि आप उनकी धमकियों पर यकीन करके नाव चलाना बंद ना कर दें या उनकी बात मानकर वापस न मुड़ जाएं। एक्सपेंशन का मतलब है इन राक्षसों को डेक पर रहने देना, उनकी मौजूदगी को स्वीकार करना और फिर भी नाव को अपनी चुनी हुई दिशा में आगे बढ़ाते रहना। मतलब राक्षसों से लड़ना नहीं है, उन्हें नाव से फेंकना नहीं है, बस उन्हें साथ लेकर चलते रहना है। यह है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वीकृति का मतलब ये कतई नहीं है कि हमें अपनी मुश्किल भावनाएं पसंद आनी चाहिए। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत होता है। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें चाहते हैं या हम हार मान रहे हैं। स्वीकृति का मतलब है उस अंदरूनी लड़ाई को छोड़ देना जो वैसे भी काम नहीं कर रही थी, ताकि हम अपनी कीमती एनर्जी, अपना वक्त उन कामों में लगा सकें जो हमारे लिए वाकई मायने रखते हैं। और इसके कुछ स्टेप्स भी हैं एक्सपेंशन के? हाँ, 3 कदम हैं, याद रखने में आसान है। पहला, ऑब्जर्व। हाँ, अपने शरीर में उस भावना से जुड़ी संवेदनाओं को ध्यान से, बिना जज किए, एक साइंटिस्ट की तरह देखें। ये कहाँ महसूस हो रही है? छाती में, पेट में, गले में? कैसी है? भारी, हल्की? क्या ये बदल रही है? बस नोटिस करें। ठीक है, ऑब्जर्व। दूसरा, ब्रीथ। कल्पना करें कि आप उन संवेदनाओं के अंदर और उनके आसपास सांस ले रहे हैं, जैसे सांस से उन्हें फैलने के लिए, मूव करने के लिए जगह दे रहे हो। ब्रीथ। ओके। और तीसरा, अलाउ। उन्हें बस रहने दें जैसे वे हैं। उन्हें बदलने की कोशिश ना करें, उनसे छुटकारा पाने की कोशिश ना करें, बस उन्हें आने दें और जाने दें, जैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं। ऑब्जर्व, ब्रीथ, अलाउ। ये सुनने में प्रैक्टिस करने जैसा लगता है। हाँ, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। ठीक है, तो हमने विचारों से डिफ्यूज करना और भावनाओं के लिए जगह बनाना यानी एक्सपेंशन सीखा। अब किताब बात करती है वर्तमान क्षण में जीने की। हम अक्सर अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। किताब इसे टाइम मशीन कहती है। टाइम मशीन? हाँ, हमारा दिमाग या तो अतीत की घटनाओं, गलतियों, यादों में उलझा रहता है। काश मैंने वो ना कहा होता, वो कितना अच्छा था। या फिर भविष्य की चिंताओं, योजनाओं, डर में, अगर ऐसा हो गया तो मुझे ये करना है, वो करना है। हम लगातार मानसिक रूप से
भूतकाल या भविष्य काल में ट्रैवल करते रहते हैं। और नतीजा? नतीजा ये कि हम वर्तमान क्षण से पूरी तरह कट जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम शरीर से तो यहाँ होते हैं पर मन से कहीं और। हाँ, ये तो होता है। तो इसका समाधान है कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन। इसका मतलब है अपने वर्तमान क्षण के अनुभव के साथ पूरी तरह से जुड़ना, अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए, खुलेपन से, रुचि से, ग्रहणशीलता से। कैसे? मतलब अभी क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, शरीर में क्या महसूस हो रहा है, हवा कैसी लग रही है स्किन पर। ये माइंडफुलनेस का ही एक रूप है, लेकिन एकेसी में इसका जोर सिर्फ शांत होने पर नहीं है। तो किस पर है? इसका जोर है वर्तमान क्षण में जो हो रहा है उसमें पूरी तरह शामिल होने पर, ताकि हम प्रभावी ढंग से जी सके और काम कर सकें। ओके। और ये कनेक्शन किसके जरिए होता है? किताब में ऑब्जर्विंग सेल्फ का जिक्र आता है। ये क्या चीज है? ऑब्जर्विंग सेल्फ या देखने वाला मैं, ये एक्ट का एक बहुत ही अहम बल्कि सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। हाँ। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हमारे विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और बाहरी दुनिया को बस देखता है, नोटिस करता है, बिना किसी जजमेंट के। हाँ, बिना किसी जजमेंट के, बिना उनसे उलझे। किताब इसे आकाश की तरह बताती है। आकाश? हाँ, हमारे विचार, भावनाएं, अनुभव, ये सब बदलते मौसम की तरह हैं। बादल आते हैं, तूफान आता है, धूप निकलती है, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है, उन बदलते मौसमों से अप्रभावित, अनछुआ। वाह। ऑब्जर्विंग सेल्फ हमारे अंदर का वही शांत, स्थिर आकाश है जो हमेशा मौजूद रहता है, चाहे हमारे अंदर या बाहर कुछ भी चल रहा हो। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो कभी बदलता नहीं, जो सिर्फ देखता है। हाँ, एक्ट यही कहता है। और इसी ऑब्जर्विंग सेल्फ के पर्सपेक्टिव से हम वर्तमान क्षण से जुड़ पाते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को आते जाते देख सकते हैं, बिना उनमें बहे। और इस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए कुछ अभ्यास, कुछ एक्सरसाइजेस हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ सरल अभ्यास हैं, जैसे दिन में कुछ बार रुककर सचेतन रूप से अपनी सांस पर ध्यान देना, माइंडफुल ब्रीदिंग, सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, पेट कैसे फूल रहा है, पिचक रहा है, बस नोटिस करना। या अपने रोजमर्रा के काम जैसे ब्रश करना या नहाना या चाय पीना, उसे पूरे ध्यान से करना, उसकी हर संवेदना, आवाज, गंध पर गौर करना। लक्ष्य है अपने ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलना और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। और ये सब किसी आध्यात्मिक शांति के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। एक्ट में माइंडफुलनेस का यही प्रैक्टिकल पहलू है। इसका उद्देश्य हमें जिंदगी की मुश्किलों से निपटने और अपने मूल्यों के हिसाब से जीने में मदद करना है। अपनी मूल्यों की बात की, लगता है अब हम एक्ट के उस हिस्से पर आ रहे हैं जो सिर्फ दर्द को संभालने के बारे में नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने के बारे में है। बिल्कुल सही। एक्ट का अल्टीमेट गोल सिर्फ मुश्किल विचारों और भावनाओं को मैनेज करना सीखना नहीं है, बल्कि एक भरपूर, एक समृद्ध और सार्थक जीवन जीना है। और ये होता है हमारी वैल्यूज यानी हमारे मूल्यों को पहचानने और उनके अनुसार कमिटेड एक्शन यानी प्रतिबद्ध कार्रवाई करने से। वैल्यूज और गोल्स यानी लक्ष्य, इनमें क्या फर्क है? ये अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, लक्ष्य, गोल्स वो चीजें हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं, जिन तक हम पहुंच सकते हैं, जैसे कोई डिग्री पाना, वजन कम करना या कोई खास प्रोजेक्ट पूरा करना। लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, उन्हें टिक मार्क किया जा सकता है। लेकिन वैल्यूज हमारे दिल की गहरी इच्छाएं हैं कि हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं, दुनिया के साथ कैसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। ये जीवन भर चलने वाली दिशाएं हैं, मंजिलें नहीं। अच्छा, जैसे एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला साथी बनना एक वैल्यू हो सकती है। राइट। आप इसे कभी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकते। राइट। ये जीने का एक तरीका है। या लगातार कुछ नया सीखते रहना, या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, या प्रकृति से जुड़ाव महसूस करना, ये सब वैल्यूज के उदाहरण है। तो वैल्यूज हमें रास्ता दिखाती हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। एक कंपस की तरह। बिल्कुल। वो हमारे जीवन के कंपस की तरह है। विक्टर फ्रैंकल का नाम सुना है? हाँ, मनोचिकित्सक थे।
जिन्होंने नाजी कैंप्स में। हाँ, उन्होंने वहां भयानक परिस्थितियों को झेला और जो लोग जीवित बचे उनका अध्ययन किया। हाँ। उन्होंने पाया कि जिन लोगों के पास जीने का कोई मकसद या वैल्यू थी, जिनके लिए कुछ मायने रखता था, वो टिके रहे। वो उन अमानवीय परिस्थितियों में भी टिके रहने और जीवन का अर्थ खोजने में ज्यादा सक्षम थे। वैल्यूज हमें मुश्किल समय में भी दिशा और प्रेरणा देती हैं। किताब में फ्रेड की कहानी शायद इसी बात को दिखाती है। हाँ, फ्रेड की कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। उसका बिजनेस तबाह हो गया, घर बिक गया और उसे अपनी पसंद के बिल्कुल विपरीत एक बोर्डिंग स्कूल में एक मामूली सी नौकरी करनी पड़ी। मुश्किल सिचुएशन थी बहुत। वो दुखी और निराश था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अच्छा, इस स्थिति में भी मेरी कौन सी वैल्यूज हैं जिन्हें मैं जी सकता हूँ। उसने पाया कि दूसरों की मदद करना, देखभाल करना, योगदान देना, ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसने क्या किया? तो उसने स्कूल में छात्रों की मदद करना शुरू किया, उनके साथ रिश्ते बनाए, उनकी देखभाल की। हालांकि वो बेहतर नौकरी की तलाश में था, पर इस काम में भी अपनी वैल्यूज के अनुसार जीकर उसे एक तरह की संतुष्टि और सार्थकता का अनुभव होने लगा। ये दिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम अपनी वैल्यूज के अनुसार जीने का चुनाव कर सकते हैं और यहीं पर कमिटेड एक्शन आता है। एग्जैक्टली। अपनी वैल्यूज को जानना पहला कदम है, लेकिन काफी नहीं है। कमिटेड एक्शन का मतलब है अपनी चुनी हुई वैल्यूज की दिशा में लगातार प्रतिबद्धता के साथ कदम उठाना, चाहे वो कदम छोटे ही क्यों ना हो। हाँ, भले ही वो कदम छोटे हों, भले ही रास्ते में मुश्किलें आए, डर लगे या हम असफल भी हो जाए, ये उस दिशा में चलते रहने का संकल्प है, कमिटमेंट है। जैसे वो रॉबर्ट द ब्रूस और मकड़ी वाली कहानी है। हाँ, वो क्लासिक कहानी है। राजा रॉबर्ट द ब्रूस लड़ाई हारकर गुफा में छिपा था, बिल्कुल निराश। तभी उसने एक मकड़ी को देखा जो बार बार अपना जाला बुनने की कोशिश कर रही थी, गिर रही थी, पर उसने हार नहीं मानी और आखिर में सफल हुई। हाँ, इससे ब्रूस को प्रेरणा मिली और उसने फिर से प्रयास किया। या फिर मेल गिब्सन का उदाहरण ले, उन्होंने अपनी फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट बनाने की ठानी। हाँ, वो कंट्रोवर्शियल थी। हॉलीवुड स्टूडियोज ने मना कर दिया, तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खुद ही फिल्म बनाई। ये कमिटेड एक्शन के उदाहरण है। अपनी वैल्यूज, इस केस में उनकी कलात्मक दृष्टि के प्रति प्रतिबद्धता, मुश्किलों के बावजूद। लेकिन एक्शन लेने में अक्सर डर लगता है, हिचकिचाहट होती है। किताब में फियर एक्रोनिम का जिक्र है जो हमें रोकता है। हाँ, फियर। ये उन बाधाओं को दिखाता है जो हमें अपनी वैल्यूज के अनुसार एक्शन लेने से रोकती हैं। एफ मतलब फ्यूजन, अपने नेगेटिव विचारों से चिपक जाना। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। ई मतलब एक्सपेक्टेशंस, अवास्तविक उम्मीदें रखना। जैसे, मुझे हमेशा सफल होना चाहिए, ये आसान होना चाहिए, मुझे डर नहीं लगना चाहिए। ए मतलब अवॉइडेंस, मुश्किल भावनाओं या संवेदनाओं से बचना। जैसे, एक्शन लेने से जुड़े डर, चिंता या शर्मिंदगी से भागना। और आर रे मतलब रिमोटनेस, अपनी वैल्यूज से दूरी बना लेना, उन्हें भूल जाना या उनका महत्व कम आंकना। कमिटेड एक्शन लेने के लिए हमें इन FUR की बाधाओं को पहचानना होगा और उनसे डिफ्यूजन, एक्सपेंशन और कनेक्शन की तकनीकों से निपटना सीखना होगा। तो मतलब असली सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलना है जो हमारी वैल्यूज से मेल खाता हो। एक्ट के नजरिए से देखें तो बिल्कुल यही है। जब हम अपनी वैल्यूज के अनुसार जीते हैं, लगातार उस दिशा में कदम उठाते हैं, तो जीवन में एक गहराई आती है, एक सार्थकता और संतुष्टि का अनुभव होता है। ये वो जो पल भर की खुशी वाली फीलिंग होती है ना, उससे कहीं ज्यादा टिकाऊ और गहरा होता है। यही शायद उस खुशी के जाल से बाहर निकलने का असली रास्ता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि सच्ची संतुष्टि शायद लगातार खुशी के पीछे भागने में नहीं है, या हर नेगेटिव चीज को अपनी जिंदगी से मिटा देने की कोशिश में नहीं है, जैसा कि हमें अक्सर सिखाया या बताया जाता है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अपने अंदर उठने वाले हर तरह के अनुभवों को, चाहे वो मुश्किल विचार हों या कठिन भावनाएं हों, उनको स्वीकार करने में, उनके लिए जगह बनाने में है, एक्सपैंड करने में है। ये वर्तमान क्षण से पूरी तरह जुड़ने में है, कनेक्शन में। ये अपने लिए ये स्पष्ट करने में है कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है, हमारे वैल्यूज क्या हैं, और फिर उन वैल्यूज के आधार पर प्रतिबद्धता के साथ लगातार कदम उठाते रहने में है।
चाहे रास्ते में कितनी भी अंदरूनी या बाहरी मुश्किलें क्यों ना आए। यही एक्ट का सार है ना? अपने अनुभवों को एक्सेप्ट करें, चुनें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और फिर उस दिशा में एक्शन लें। एक्सेप्ट, चूज, टेक एक्शन, ACT। बढ़िया समरी है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जरूर। अगर डर या असफलता की चिंता, मान लीजिए वो कोई बाधा ना होती, तो आज अभी आप अपनी किसी एक सच्ची वैल्यू की दिशा में कौन सा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कदम उठा सकते थे? जरा सोचिएगा इस पर।